चैप्टर सेकंड, सत्ता के समकालीन केंद्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मिड टर्म और बोर्ड के पेपर में 2024 और 25 में आने की संभावना है। पहला सवाल है, यूरोपीय संघ की किन्हीं 4 साझी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगर आपको इस तरह के सवाल मिलते हैं कि 4 साझी विशेषताएं बताइए, लेकिन किताब में अगर 5 या 6 साझी विशेषताएं हैं तो आपको वो सारी की सारी पढ़नी है, क्योंकि पेपर में 4 नंबर का था इसलिए 4 आई हुई है। 6 नंबर का सवाल आएगा तो 6 पूछी जाएगी। तो इसमें 4 और 6 या 2 जो लिखा होता है वो नंबरों के आधार पर होता है। जैसे नंबर होंगे उसी के आधार पर वो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा सवाल है, यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे उभरा? इसकी सीमाएं क्या हैं? ये मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है जो 2008 से लेके 2024 तक कम से कम 20 से 22 बार क्वेश्चन आ चुका है। मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ये उसी का एक क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका दूसरा है। फोर्थ क्वेश्चन, आर्थिक समुदाय में आसियान के सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? सशक्तिकरण का मजबूत होता है, मतलब होता है मजबूती, दृढ़ होना, कि आसियान को अगर पूरी दुनिया में मजबूत करना है तो उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं आसियान के देशों द्वारा, ये इस सवाल में आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 5, 1967 में आसियान की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है? मकसद क्या है? भूमिका क्या है? किन उद्देश्यों के लिए 1967 में आसियान बनाया गया, वो कारण आपको इसमें बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यूरोपीय संघ को आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक क्षेत्रों में एक अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन क्यों समझा जाता है? इसमें तीनों चीजें एक साथ मिलकर पूछिए, क्योंकि 6 नंबर का सवाल है। लेकिन पेपर में कभी कभार सवाल घुमा के भी पूछा जाता है, जिसमें सीधा सीधा पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ के राजनीतिक या आर्थिक रूप से एक अति प्रभावशाली क्षेत्र कैसे है, या यूरोपीय संघ सैन्य रूप से कैसे एक प्रभावशाली क्षेत्र है, इसको बताइए। तो आप एक साथ सबका आंसर लिखना, लेकिन जितने नंबरों में पूछा जाएगा उसके हिसाब से उसका आंसर आपको देना है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, आसियान क्षेत्र के मंच की स्थापना कब की गई और इसका मुख्य उद्देश्य बताइए। ये सवाल और क्वेश्चन नंबर 5 में जो सवाल है वो सेम सवाल है, इसमें कुछ फर्क नहीं है। तो आप इस तरह के जो सवाल मिलते जुलते होते हैं ना, उन मिलते जुलते सवालों को समझना और उनका आंसर एक ही आधार पर देना है, जिस आधार पे आपको उत्तर समझ में मिलेगा आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आसियान समुदाय के 3 स्तंभों की व्याख्या कीजिए। 3 स्तंभ हैं, तीनों की व्याख्या करनी है। और ये सवाल 2024 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, जिसमें स्तंभों के साथ साथ एक एक उद्देश्य भी बताइए, इसका भी वर्णन करना है। तो ये पेपर में हर साल बदलाव होते रहते हैं कि एक जैसा सवाल नहीं पूछा जाता, कभी कारण पूछे जाते हैं, कभी परिणाम पूछे जाते हैं, कभी दोनों पूछ लिए जाते हैं। तो जब आप इनका आंसर लिखोगे तो आपको दोनों लिखने में, ताकि जो भी पूछा जाए आप उसको फिर अच्छे से पढ़कर समझकर आसानी से आंसर लिख सको। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9, यूरोपीय संघ एक लंबे समय से आर्थिक संगठन में से बदलकर अधिक से अधिक राजनीतिक रूप लेता चला गया। यानी जिस उद्देश्य के लिए साझी विरासत, साझा व्यापार करने के लिए, देशों की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी, जो आप पढ़ोगे कि आसियान की स्थापना क्यों की गई है, तो उसी के हिसाब से यूरोपीय संघ भी है, जिसमें उसकी स्थापना की गई आर्थिक संगठन के रूप में, जो यूरोप की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए थी, जिसका मतलब मार्शल योजना भी है, जो यूरोप की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए बनाई गई योजना थी। उसी तरह से, लेकिन वो आर्थिक रूप से ना रहकर राजनीतिक रूप में परिवर्तित हुआ।
या हस्तांतरण हुआ, परिवर्तन हुआ, रूपांतरण हुआ, इस तरीके से जो टेल क्वेश्चंस होते हैं, टेल वर्ड होते हैं, उनके आधार पे आपको उत्तर देना होता है। तो इसमें आपको कारण बताने हैं कि कैसे लिखा गया, उन कारणों को वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 10, आसियान एक आसियान संघ के रूप में आसियान की भूमिका बताइए, आर्थिक संघ के रूप में कैसे विकसित हो रहा है। तो ये ऊपर वाले सवाल का नीचे वाला सवाल है जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 में पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार के बावजूद चीनी लोगों पर पड़े 4 प्रभावों का वर्णन कीजिए। शुरुआत में चीन की अर्थव्यवस्था बदली, लेकिन फिर भी लोगों के जीवन में गलत प्रभाव पड़े, नकारात्मक प्रभाव पड़े। दुष्प्रभाव को नकारात्मक प्रभाव करके भी पूछ सकता है परीक्षा। तो नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़े, वो भी मतलब वही होता है उसका। तो आपको 4, 5 जितने भी आपकी बुक में है उसके अनुसार आप आंसर देना, लेकिन आंसर लिखते टाइम आपको सारे आंसर लिख लेने जितने भी पॉइंट उसमें उत्तर के हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान का मतलब होता है बढ़ावा देना, वृद्धि करना। अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के जो है 6 कारण बताने हैं कि जिनकी वजह से चीनी अर्थव्यवस्था बढ़ी, विकसित हुई, जो आज पूरी दुनिया में एक अच्छी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भारत और चीन के संबंधों को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख घटनाएं बतानी है। संबंधों को प्रभावित करने वाले सवाल है। अब जिस तरह के सवालों में प्रभावित करने के लिए लिखा आ रहा है, तो प्रभाव नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक भी होता है। आपको दोनों प्रभावों का वर्णन इसमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर नकारात्मक पूछता है तो सिर्फ आप नकारात्मक ही लिखिए, सकारात्मक लिखने की जरूरत नहीं होती है। जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखना सबसे अच्छा है। लास्ट सवाल है आपका, भारत को एक नया उभरता हुआ शक्ति केंद्र बनाने में सहायक 3 कारकों का वर्णन कीजिए। जिस तरह से चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया, अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया, यूरोपीय संघ ने किया, सोवियत संघ ने किया, तो भारत किस तरीके से विकसित महाशक्ति के रूप में नजर आ रहा है। जैसे कहा जाता है 2040 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन महाशक्ति बन जाएगा, तो भारत के अंदर ऐसे कौन कौन सी तकनीक है या भारत के अंदर ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है जो पूरी दुनिया में एक दिन राज करेगी। तो इस आधार पर आपको उन सहायक उदाहरणों को बताना है। सहायक मतलब उदाहरण सहित बताने हैं ऐसे कारण जो आप ये तय कर सकते हो कि भारत एक नया देश है जो आने वाले समय में एक महाशक्ति के रूप में विकसित हो सकता है। ये 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सबसे अच्छे आपके हैं दूसरे चैप्टर के, जिसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र।